हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आरोह बुक काव्यखंड चैप्टर 10 कवयित्री निर्मला पुतुल की कविता आओ मिलकर बचाएं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। निर्मला पुतुल का यह आदिवासी जाति से संबंध रखती है निर्मला पुतुल। तो इन्होंने इसी के बारे में इस कविता में लिखा है। तो देखिए, जन्म इनका 1972 दुमका झारखंड में हुआ और ये इनकी रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश में, ये इनकी रचनाओं के नाम है। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। आदिवासी जो मतलब ये पिछड़ी जातियां जो होती है, ये आदिवासी। इनका आरंभिक यानी शुरुआत का जीवन बहुत संघर्षमय रहा। मतलब इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी शुरुआत के समय में। घर में शिक्षा का माहौल होने पिता और चाचा शिक्षक थे, वरना आदिवासियों में शिक्षा का अभाव ही रहता है। बहुत कम लोग शिक्षित होते हैं ये, लेकिन इनके घर में तो शिक्षा का माहौल था। इनके पिता और चाचा के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। मतलब इनके पिता और चाचा दोनों शिक्षित थे, उसके बावजूद भी इनके घर में इनका जीवन अच्छे से नहीं चल पाता था। 2 समय की रोटी को आराम से नहीं मिल पाती थी। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज, मतलब जैसे ये अपने होता है ना, हिंदू समाज, जैन समाज, सिंधी समाज, ऐसे ये संथाली समाज या आदिवासी जातियों में ये होती है। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल रही। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों, मतलब आदिवासी परिवार से संबंध रखती थी, ये स्वयं आदिवासी थी, तो आदिवासी समाज की जो ये विसंगतियां हैं, मतलब इनका जो भेद है, लोग भेद करते हैं ना कि भाई ये आदिवासी है, ये नीची जाति के, ये निम्न वर्ग के, ऐसी विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। मतलब इस कविता में बड़ी ही लगन से उभारा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि, इन सब जो भी ये विषय दिया है, इन सब का इनों के साथ ऐसा हुआ है। मतलब इन सबको इन्होंने देखा है। तो इसलिए फिर ये वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र है। मतलब इन्होंने जो कविताएं लिखी, इन मेन टॉपिक को आधार रखकर ही लिखी। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से, मतलब जो पहलू सामने उभर कर नहीं आए, उन पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है। मतलब ये जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा ऊपर, ये इनके बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आदिवासी जो जनजाति है, इसके अलावा भी वो बहुत संघर्ष करती है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करती है जो हमें नहीं दिखाई देती। तो उन अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने इस कविता में वर्णन किया है। और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। मतलब ये इनमें नकारात्मक पॉइंट है और ये जो ऊपर गए अभी, ये सारे सकारात्मक पहलू है। ये सब इस संथाली समाज, मतलब जिस समाज से ये संबंध रखती है, उस समाज में ये इस प्रकार की अच्छाई और बुराई दोनों ही है। तो आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का इन्होंने वास्तविक चित्रण किया है।
बृहत्तर संदर्भ में, मतलब और बड़े शब्दों में या कविता के मूल के अतिरिक्त अगर विषय में या कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। जो कविता का मूल स्वर है, ये अंडरलाइन करना, इस कविता का मूल स्वर क्या है कि भाई प्रकृति के विनाश। आज उच्च वर्ग का व्यक्ति या धनी व्यक्ति इस प्रकृति का विनाश ही कर रहा है, इसका खनन कर रहा है, इसको सर्वनाश कर रहा है, मतलब इसको नुकसान पहुंचा रहा है। और विस्थापन के कारण, मतलब दूसरी जगह जाकर स्थापित होने के कारण आज आदिवासी जो समाज है वो संकट में है, परेशानी में है। जो इस कविता का मूल स्वर है, मतलब मूल आवाज है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। संथाली भाषा है जो ये आदिवासी लोग मतलब उपयोग करते हैं, तो इस भाषा में इन्होंने लिखा था। और इस कविता को संथाली भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट अशोक सिंह ने किया है। कुल मिला के कवियत्री इसमें प्राकृतिक विनाश पर चिंता प्रकट कर रही है, मतलब प्राकृतिक जो विनाश हो रहा है वो मेन उस कवियत्री की चिंता है। तो वहीं विस्थापन के संकट से जूझ रहे आदिवासी समाज की पीड़ा को भी इसमें उभारा है। कहने का मतलब ये कि जहाँ वनों का नाश हो रहा है, वनों का नाश होने के कारण ये जो आदिवासी लोग हैं, इनकी बस्तियां हैं, ये सब इनको दूसरी जगह पलायन करना पड़ रहा है। और वनों का नाश होने से मतलब प्रकृति का सौंदर्य नष्ट हो रहा है। वहीं इनमें ये आश्रय पाने वाली ये जो आदिवासी जातियां हैं ये विस्थापित हो रही है, ये दूसरी जगह जा जाकर विस्थापित हो रही है। और फिर विस्थापित होने से इनकी दिनचर्या और इनका उत्साह, इनका उमंग सब समाप्त होते जा रहे हैं। तो देखिए अब इस कविता में फिर कवियत्री यही कहती है कि वो सारी मानव जाति से आग्रह कर रही है, विनती कर रही है कि चलो मिलकर प्रयास करें और इस जंगल की ताजी हवा, नदी, पवित्रता, मिट्टी की सुगंध, इन सबको बचाएं। इसीलिए तो वो कहती है आओ मिलकर बचाएं, सब बचाएं, मतलब प्रकृति के जितने भी उपादान है इन सबको हम बचाएं, मतलब आओ मिलकर सब बचाएं। वो सभी से यह आग्रह कर रही है। चलिए देखिए, आओ मिलकर बचाएं, ये कविता का शीर्षक है। इस कविता में सबसे पहले तो इसके लिख लीजिए आप काव्य सौंदर्य कि यह कविता छंद मुक्त कविता है एक तो, दूसरा प्रसाद गुण है इसमें, और संथाली भाषा के साथ देशज शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, और शांत रस से ओतप्रोत है ये कविता, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये इस कविता का काव्य सौंदर्य है। तो देखिए सबसे पहले मैं कविता की आपको ये पंक्तियां बताती हूँ। तो देखिए संदर्भ सबका सेम ही रहेगा। अपनी बस्तियों को नंगी होने से मतलब उजड़ जाने से, अपनी बस्तियां किसकी, मतलब ये आदिवासियों के लिए कह रही है, सबको साथ में लेकर चल रही है। इसलिए नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, मतलब शहर वाले आके ही तो इन जंगलों को बर्बाद करते हैं, तो आकर उसे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, मतलब इन सब को बचाने की बात कर रही है वो। मतलब संथाल परगना कहने का मतलब ये कि संथाल नामक क्षेत्र है जो उसको बचाने की बात कर रही है। और ये झारखंडीपन मतलब झारखंड का पुट, मतलब वहाँ के रहन सहन में, उनकी भाषा में ये सब कुछ आता है ना, तो इन सबको बचाने की बात कर रही है। तो देखिए सबसे पहले इस काव्यांश का संदर्भ देख लीजिए आप। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह काव्यखंड चैप्टर 10 निर्मला कवियत्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित
आओ मिलकर बचाएं कविता से ली गई है या कविता से उद्धृत है। ये इसका संदर्भ है जो आपको पूरी कविता के लिए एक सा ही लिखना है। अब देखिए इन पहले 3 मतलब पंक्तियों में कवियत्री क्या कह रही है। कहने का मतलब ये कि प्रकृति का जो विनाश के कारण आदिवासी जो ये समाज है ये संकट के दौर से गुजर रहा है और कवियत्री हम सबसे आग्रह कर रही है कि यदि मिलकर इस समाज और प्रकृति के विनाश को रोकने का यत्न या प्रयत्न किया जाए तो परिस्थितियां सुधर सकती है, वरना और भी बद से बदतर हो सकती है। तो वो इन सबको बचाने का आग्रह कर रही है। तो देखिए आप इसकी व्याख्या देखिए। सबसे पहले अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। कवियत्री समस्त मानव जाति से विनती कर रही है कि चलो हम कोशिश करें अपनी इन बस्तियों को नंगी होने से मतलब समाप्त होने से, कहीं और जाने से इनको बचाएं। अर्थात हम इन बस्तियों को मानव और वनस्पति रहित होने से बचाएं। मतलब ये बस्तियां समाप्त हो रही है, मानव भी समाप्त हो रहे हैं, वनस्पति भी समाप्त हो रही है, जंगल के जंगल नष्ट हो रहे तो वनस्पति समाप्त हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन बस्तियों को मानव और वनस्पति रहित होने से बचाएं। कवियत्री का इशारा है कि प्रकृति के लगातार बढ़ते विनाश से ये बस्तियां उजड़ती जा रही है। प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्रकृति का विनाश हो रहा है, तो उसके विनाश से बस्तियां भी उजड़ती जा रही है। और ये जो संथाली समाज है ये अन्यत्र और जाकर विस्थापित होता जा रहा है। और बस्तियां, पेड़ पौधे, ये जो सारी ये संपदा है, साथ साथ मानव भी रहित होती जा रही है। भाई वन तो उजड़ते जा रहे हैं, वनों के साथ साथ ये बस्तियां भी उजड़ती जा रही है और इस तरह से प्रकृति का अस्तित्व खतरे में है। तो मानव का अस्तित्व तो खतरे में पड़ेगा ही। और ये जो शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। शहर में जो प्रदूषण की ये जलवायु फैली हुई है उससे हम अपनी हरी भरी बस्तियों को बचा सकते हैं। जिस प्रकार शहरों में कारखानों, इमारतों के निर्माणों से वन संपदा का विनाश हो रहा है, उसी प्रकार यदि शहर की ये हवा बस्तियों तक फैल गई तो बस्तियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। कहने का मतलब इन बस्तियों को कल कारखानों की गंदी हवा और गंदगी से भी बचाना है, वन को बचाना है, इस बस्तियों को बचाना है। अगर हम सब मिलकर बचाएंगे तो ये बच जाएगी, वरना इनका अस्तित्व मिट जाएगा। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। कहने का मतलब कि ये संथाली समाज में जो कुरीतियों की तरफ ध्यान देते हुए कवियत्री कहती है कि चलो हम सब कोशिश करें पूरी बस्ती को अशिक्षा और कुरीतियों के नशे में डूबने से बचाएं। ये पूरी की पूरी बस्तियां मतलब ये लोग अशिक्षित होते हैं और ये नशे में डूबे ही रहते हैं, मतलब ये मदिरा वदिरा इनका नशा करते हैं तो इनमें ये डूबे रहते हैं। तो इन बस्तियों को अशिक्षित जैसी परंपरा और नशे में डूबने से बचाएं। हम कोशिश करें तो इन लोगों में शिक्षा और मतलब शिक्षा की ललक जगा सकते हैं, अंधविश्वास जैसी बुराइयां समाप्त कर सकते हैं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवित्री कहना चाहती है कि आदिवासियों का जो जीवन है वो संकट में पड़ जाने के कारण उनके चेहरे से तो मानो संथाल क्षेत्र की मिट्टी का रंग ही उड़ने लग गया है। संथाल एक क्षेत्र विशेष का नाम है। कहने का मतलब उस मिट्टी का रंग ही उड़ने लग गया है। अपनी कोशिशों से हम बस्ती के लोगों की परगना क्षेत्र की संस्कृति के रंग को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो उनके क्षेत्र को, उनके संस्कृति के रंग को हम सुरक्षित रख सकते हैं। हमारी कोशिशों से ही भाषा में अपने क्षेत्रीय, उनकी भाषा में जो झारखंडीपन का जो प्रभाव है उसे हम बचा सकते हैं। तो ये हमारा सबका कर्तव्य है कि हम आदिवासी समाज के अस्तित्व, उनकी खुशियां और भाषा को कायम रखने की
भरकस कोशिश करें। देखिए इस वाले काव्यांश से, इस वाले पैराग्राफ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि भाई जैसे कवयित्री किससे क्या करने को कह रही है। तो कवयित्री समस्त मानव जाति से प्रार्थना कर रही है कि चलो हम कुछ कोशिश करें कि आदिवासी जाति और इनके जीवन को संकट में पड़ने से बचा सके। और कवयित्री किस ओर संकेत कर रही है, तो कवयित्री प्रकृति के लगातार विनाश और ये उजड़ती बस्तियां, विनाश होते वन, इन सब की ओर संकेत कर रही है कि हम इन्हें बचाएंगे तभी आदिवासी जातियां बचेगी। और ये जो बस्तियां, ये जो पेड़ पौधों की संपदा है के साथ साथ किससे रहित होती जा रही है। तो ये बस्तियां, पेड़ पौधे की ये संपदा, मतलब पेड़ पौधे की ये संपत्ति, ये के साथ साथ मानवतावादी मूल्य भी समाप्त होते जा रहे हैं। और प्रस्तुत काव्यांश में कवयित्री ने किसके प्रति चिंता उजागर की है, ये तो सीधा सा है कि इसमें कवयित्री ने संथाली समाज के प्रति चिंता प्रकट की है। तो इस टाइप से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब नेक्स्ट काव्यांश देखिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, झुंझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, ये सब कुछ समाप्त हो रहे हैं। इन सबको बचाने की बात कर रही है कवयित्री। तो इसका संदर्भ तो वही रहेगा। और प्रसंग देखिए कि इसमें वही चिंता प्रकट हो रही है प्रकृति के प्रति, और वही मतलब हतोत्साहित होकर अस्तित्व खो रही है आदिवासी जाति के प्रति भी उनकी चिंतित भावनाएं व्यक्त हो रही है। तो देखिए कवयित्री कहती है कि प्रकृति के विनाश के कारण ये आदिवासी जाति जो विस्थापित होती जा रही है, ये चिंता का विषय है। और यही चिंता व्यक्त करते हुए कवयित्री मानव जाति से आग्रह कर रही है कि हम कोशिश करके अपने अस्तित्व के लिए जो ये जूझ रही है, ये आदिवासी सभ्यता स्वयं अकेली जूझ रही है, हम कोई उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये जूझ रही है, इसमें हम सहायता कर सकते हैं। आज प्रकृति पर निर्भर आदिवासियों की प्रकृति पर आश्रित दिनचर्या समाप्त होती जा रही है, क्योंकि ये जनजातियां तो प्रकृति पर ही निर्भर है, और अगर प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो ये भी नष्ट हो जाएंगे। तो हमें इनको बचाना है। तो इनको बचाने के लिए सबसे पहले प्रकृति को बचाना है। उनके जीवन का उत्साह और मन की खुशियों का भी अंत होता जा रहा है। भाई जब जनजाति ही नष्ट होगी तो जैसे हम एक जीवन जीते हैं वैसे ही वो भी जीवन जीते हैं, उनके जीवन में भी हर्षो उल्लास उमंग सब कुछ होता है, तो वो भी नष्ट होता जा रहा है। और हम अपने प्रयासों से जो ये दूसरी जगह जाकर विस्थापित हो रही है, इनको इनका खोया हुआ उत्साह और मन की खुशियां लौटा सकते हैं, मतलब इनको विस्थापित होने से बचा सकते हैं। हमें उनके मिटते भोलेपन और अक्खड़पन की भावना को भी बचाना चाहिए। अक्खड़पन यानी किसी बात को लेकर रुखाई से तन जाने का भाव। वैसे आदिवासी आपने देखा होगा, ये डरते नहीं है, निडर होते हैं। पिक्चरों में देखा ही होगा, वनों में जंगलों में जो में ये आदिवासी जनजातियां होती है, ये मतलब अक्खड़ होती है, अक्खड़ निडर होती है। किसी भी छोटी छोटी बात को लेकर एकदम बेरुखी से ये तन जाती है, मतलब अपने सामने डट कर खड़ी हो जाती है गर्माहट भरे भाव में। तो आदिवासी जो अपने किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए तन जाने का जो ये भाव रखते हैं, किसी के भी सामने डटकर खड़े हो जाने का जो भाव रखते हैं, और ये जो निरंतर संघर्ष करते रहने की जो इनमें भावनाएं थी, वो प्रकृति के विनाश के कारण सब अपना अस्तित्व खोती जा रही है।
उनका भोलापन, संघर्ष करने की प्रवृत्ति सब समाप्त होती जा रही है। कहने का मतलब प्रकृति समाप्त हो रही है तो आदिवासी समाप्त हो रहे हैं, आदिवासी समाप्त हो रहे हैं तो उनका अक्खड़पन समाप्त हो रहा है, उनका भोलापन समाप्त हो रहा है, उनका संघर्ष समाप्त हो रहा है, उनकी भावनाएं समाप्त हो रही है। तो ये सब कुछ समाप्त होती जा रही है और उनके भीतर जो जलती मेहनत की जो आग है वो आग भी ठंडी पड़ती जा रही है। और जो ये उनके धनुष तीर और जो ये उनकी कुल्हाड़ियां, ये उनके दिनचर्या के महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र हैं और अंग भी हैं। आज उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ रहा है। मतलब आदिवासी जनजाति के साथ साथ इनके जो मुख्य अंग है, इनके अस्त्र शस्त्र, धनुष, तीर, बाण, कुल्हाड़ी, इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ता जा रहा है। जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। मतलब आदिवासी समाज मुख्यतः प्रकृति से जो प्रदत्त साधन है, प्रकृति से जो प्राप्त होते, उन साधनों के आधार पर ही निर्भर रहता है, उन्हीं के ऊपर वो जीता है। परंतु आज प्रकृति पर विनाश के मंडराते बादलों के कारण आदिवासियों पर भी विनाश की छाया पड़ने लगी, क्योंकि इनका मुख्य भोजन तो शिकार करके खाना होता है। जब वहाँ जंगल ही नहीं बचेंगे, जंगली जानवर ही नहीं बचेंगे और ये जनजातियां ही नहीं बचेंगी तो ये किसका शिकार करेंगे? तो ये तो रहते ही उन पर निर्भर है। और हम इनके प्रयासों से उनकी परिश्रम और उत्साह की बुझती आग को जला सकते हैं। इसलिए इनके अंदर मतलब ये जो समाप्त हो रहे हैं तो इन आदिवासियों के अंदर प्रयास करने की, परिश्रम करने की, उत्साह की, सबकी आग बुझती जा रही है। हम इनका सहयोग करेंगे तो ये आग वापस जल सकती है। उनके धनुष की डोरी और तीरों की तीव्रता, तेज गति, कुल्हाड़ियों की धार, इन सबको हम मिटने से बचा सकते हैं। कवयित्री मानव जाति को अलर्ट करते हुए रास्ता भी बता रही है। अब देखो कि हमको इनका सबका सहयोग करना है, इस जनजाति को बचाना भी है, लेकिन किस तरह से बचाना है। अब वो उसके लिए आपको वो उपाय भी बता रही है, रास्ता भी बता रही है कि विस्थापित होती जाति को बचाने का आधार है कि हम सर्वप्रथम प्रकृति को बचाएं। सबसे पहले तो हम प्रकृति को बचाएं, प्रकृति के दोहन होने से बचाएं। हम जंगलों की ताजी हवा को प्रदूषण से बचाएं। सबसे पहले तो ये कि हम प्रदूषण ना करें, जंगल की ताजी हवा को प्रदूषण से बचाएं। दूसरा, नदियों का जो ये जल है इसकी पवित्रता को बनाए रखें, इसको गंदा होने से बचाएं और संकल्प लें कि हम नदियों की पवित्रता को बनाए रखेंगे। और ये पहाड़ों के मौन, मतलब ये पहाड़ जो बिल्कुल शांत रहते हैं, आंधी तूफान नहीं लाते, इन पहाड़ों के मौन को बचाने की कोशिश करें। और अपनी मिट्टी की जो ये खुशबू है, मिट्टी का सौंधापन, मिट्टी की जो ये खुशबू है, इसको बचाने की हर संभव प्रयास करें। लुप्त होती जा रही है, समाप्त होती जा रही फसलों की प्रजातियां, इनकी लहलहाट, इनकी हरियाली को जीवित रखने की कोशिश करें। तभी आदिवासी समाज की गीतों की धुनें गूंज पाएगी, वरना तो आदिवासी समाज भी नष्ट हो जाएगा और उनके गीतों की धुन भी नष्ट हो जाएगी। यदि प्रकृति नहीं बचेगी तो इनमें रहने वाली प्रकृति पर आश्रित जातियां भी अपने अस्तित्व खोने पर विवश हो जाएगी। तो कुल मिला के प्रकृति को बचाना है, आदिवासी जनजाति को बचाना है, उनके उत्साह को बचाना है, उनके अंगों में जो ये चुस्ती फुर्ती थी उसको वापस लौटाना है, उनके गीतों को लौटाना है। और उसके लिए सबसे पहले प्रकृति को बचाना है, नदी के जल को बचाना है, जंगल को बचाना है, पहाड़ों को बचाना है, मिट्टी की खुशबू को बचाना है, फसलों को बचाना है। कवयित्री ने उपाय भी बता दिए हैं कि किस प्रकार से हम इस जनजाति को बचा सकते हैं। तो देखिए, इस काव्य से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कवयित्री ने किनकी दिनचर्या समाप्त होने की बात कही है, तो आदिवासियों की प्रकृति पर आश्रित दिनचर्या तो समाप्त होने की बात कही है। और
हम अपनी कोशिशों से ये जो दूसरी जगह विस्थापित हो रही आदिवासियों को क्या दे सकते हैं? तो हम अपनी कोशिशों से इनको इनका खोया हुआ उत्साह और मन की खुशियां लौटा सकते हैं। कौन सी चीजें हैं जो आदिवासियों की दिनचर्या का अंग है? तो इनकी ये धनुष, तीर, कुल्हाड़ी, ये इनकी दिनचर्या का अंग है और इन्हें ही हमें बचाना है, क्योंकि इन्हीं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। कवयित्री किस किस चीज को बचाने की बात कर रही है? तो कवयित्री सबसे पहले तो प्रकृति के उपादानों को बचाने की बात कर रही है, जैसे जंगल की हवा, नदियों का जल, पहाड़ों का मौन, मिट्टी की खुशबू, फसलों की लहलहाट, इन सबको बचाने की बात कर रही है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना के अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट काव्यांश। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत।